गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि आपका जो इस बार का कोर्स है वो दैट इज़ साइकोपैथोलॉजी विच वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट। देयर इज़ अनदर कोर्स विच इज़ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, उसको भी हम बीच बीच में डील करेंगे, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं साइकोपैथोलॉजी से। तो साइकोपैथोलॉजी, पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी का मतलब है कोई भी ऐसी डिजीज़ विच इज़ रिलेटेड टू साइकोलॉजी या विच इज़ रिलेटेड टू मेंटल स्टेट। सो साइकोपैथोलॉजी में जिस तरीके से हमारे बॉडी की डिजीज़ेज़ होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज पैथोलॉजी, दोज आर बायोलॉजिकल पैथोलॉजीज़। बट यहाँ पर क्योंकि वी आर डीलिंग विद साइकोलॉजी, तो साइकोपैथोलॉजी जो है वो उसी तरीके की, जैसे बॉडी की डिफरेंट डिजीज़ेज़ होती हैं, उसी तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं दे कम अंडर साइकोपैथोलॉजी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो मनुष्य का जीवन है वो बहुत टेक्निकल रूप से, साइंटिफिक रूप से बहुत डेवलप्ड है और बहुत आगे व्यक्ति पहुंच गया है इन सब चीज़ों में, और बहुत सफलताएं उसको मिली हैं। चांद सितारों तक पहुंच गया है, स्पेस रिसर्च इतनी ज़्यादा हो रही है, और अच्छे से अच्छा उसका एक तरह से सुविधापूर्ण लाइफस्टाइल है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो सामने आई है, जो पहले इतना, कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, इतना नहीं देखने में आती थी, वो है तनाव, चिंता और एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन या असंतोष है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो वर्ड है या तनाव जो वर्ड है वो बहुत कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आदमी, व्यक्ति जो है वो और चीज़ों में डेवलप कर रहा है अपने डिफरेंट फील्ड्स में, या ह्यूमन रेस की अगर हम बात करें तो सभी के ऊपर ये अप्लाई होता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उसमें अपना एक स्थान बनाने के लिए, अपना रोज़गार प्राप्त करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स जो हैं वो हो गए हैं। फैमिलीज़ जो हैं न्यूक्लियर हो गई हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो रूरल एरियाज़ को छोड़कर अर्बन एरियाज़ में आना शुरू हो गए हैं। उससे कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आई हैं। चाहे वो आर्थिक स्तर के रूप में अगर हम माने तो वो आर्थिक स्तर में वृद्धि हुई है, अच्छा हुआ है आर्थिक स्तर, सुविधाएं मिली हैं, हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं मिली हैं। लेकिन जो मानसिक स्थिति है या मेंटल हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, वो उस पे चीज़ों का बहुत असर पड़ा है, क्योंकि जितना ज़्यादा संघर्ष रहेगा, जितना ज़्यादा प्रतियोगिता रहेगी, कंपटीशन रहेगा, स्ट्रेसेस रहेंगे, तनाव रहेंगे, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी रहेगी, और पैसा कमाने की जो चिंता है वो रहेगी, क्योंकि आजकल का आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल किस तरह से हो गया है कि कम पैसों में गुजारा नहीं होता। स्पेशली अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो हर कोई जो है वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहता है, सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत हो गई है। फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सारे के सारे जॉब कर रहे हैं, एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है, और क्योंकि जॉब्स की अपने अपने तनाव होते हैं, तो जितना भी इंटरेक्शन होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता। उसमें भी वो एक दूसरे के साथ तनाव ही शेयर करते हैं, या एक दूसरे के बिहेवियर के कारण और तनाव उनके बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही तनावग्रस्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल देखने को आती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अब अगर हम कहें कि प्राकृतिक आपदाएं या शारीरिक बीमारियां जो हैं, वो इन चीज़ों का असर जो है बहुत ज़्यादा नहीं है मनुष्य के ऊपर, जैसे कि पहले होता था। कई अब अभी तो जैसे कोविड आपने देखा है कि कोविड पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो इसमें अगेन हमें ये याद दिलाया है प्रकृति ने कि प्रकृति अभी भी शक्तिशाली है, बलशाली है, और व्यक्ति जो है वो चाहे कितना ही अपने आप को एडवांस्ड समझे साइंटिफिकली या नॉलेज के रूप में, फिर भी प्रकृति हमसे कई गुना शक्तिशाली ही है, ये दिखा दिया है। लेकिन अभी हमारे पास इन चीज़ों से निपटने के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं भी हो गई है। हालांकि जो कोविड-19 है इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, पर आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा, तो इसको भी हम बड़ी जल्दी छोटा समझने लगेंगे या भूल जाएंगे। लेकिन पास्ट में ये सारी चीज़ें जो थी, प्राकृतिक आपदाएं या महामारी जब आती थी तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती थी, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम नहीं थे, लोगों को सही जानकारी नहीं प्राप्त होती थी, और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत कम थी।
शारीरिक बीमारियां भी दूसरी नॉर्मल बीमारियां भी बहुत हो जाती थी और मेडिसिन्स नहीं होती थी अवेलेबल, तो उसके कारण इस तरह की जो लाइफ थी उसकी व्यक्ति की वो इतनी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज ये सारा काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव्ड है, लेकिन फिर भी ये देखने में आता है कि तनाव और चिंताएं जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, जो कि मैंने बताया कि बहुत सारे उसके कारण हैं। देन कॉन्फ्लिक्ट इन वैल्यूज़ भी बहुत होने लगा है। हम पुरानी वैल्यूज़ को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, या कई जगह ऐसा हो रहा है कि पुरानी वैल्यूज़ को बिल्कुल भूल गए हैं और नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं। उसकी वजह से हमारे जो मन में द्वंद्व की स्थिति या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति रहती है। और दूसरी बात ये है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पुरानी वैल्यूज़ को छोड़ें, नए को लें, तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। हम एक बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि हमें पुरानी वैल्यूज़ को भी रखना है और नए वैल्यूज़ को भी इस तरह से अडेप्ट करना है ताकि हम चेंजिंग टाइम्स के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है उसमें एडजस्टमेंट या समायोजन का बहुत बड़ा एक योगदान होता है। जितनी हमारी लाइफ समायोजित होगी ठीक ठीक अच्छे ढंग से अपने पर्यावरण से, अपने परिवेश से हम ठीक तरह से संतुलन बिठा पाएंगे, उतना ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो एडजस्टमेंट या समायोजन जो है बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ से भी हम समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। ये भी चिंता, तनाव और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का एक बहुत बड़ा कारण होता जा रहा है। इवन जो विकसित देश हैं, जो बहुत विकसित देश हैं, अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, भी आपने देखा ही है कि वहाँ पे कोविड के कारण तो अभी कितना वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, क्योंकि पहले उन्होंने इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में जब चीज़ें हाथ से बाहर चली गई तो दे स्टार्टेड टेकिंग मेजर्स एंड प्रिकॉशंस, बट उस समय लेट काफ़ी देर हो चुकी थी। तो जो विकसित देश हैं वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, हर तरीके की हमारे देश से कई गुना ज़्यादा हर फील्ड में वो तरक्की कर चुके हैं और हर सुविधा उनको उपलब्ध है वहाँ पर रहने वाले लोगों को। लेकिन फिर भी वहाँ देखा गया है कि तनाव, चिंता, ये सारी चीज़ें जो हैं और जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलती हैं। और उसकी वजह से साल में अरबों खरबों अमेरिकी डॉलर जो हैं वो ड्रग्स के ऊपर लोग खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स है या अल्कोहल है, इस तरीके की चीज़ें भी फिर सामने आती हैं। आप देख ही रहे हैं हमारे समाज में भी, इवन हमारे अपने देश में छोटे से छोटी जगह की भी अगर हम बात करें, अपने शहर की भी बात करें, तो ड्रग्स एंड ऑल ये चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि तनाव, चिंता, इस तरीके की चीज़ें जो हैं, स्ट्रगल्स, मेंटल स्ट्रगल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण कि उनसे छुटकारा पाने के लिए, टेम्परेरी रिलीफ के लिए लोग इसकी तरफ भी बहुत जाते जा रहे हैं। तो इसी तरह से मैं बात कर रही थी अमेरिका की एज अ कंट्री, जो कि बहुत डेवलप्ड नेशन है, या यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत बहुतायत में यूज़ की जाती हैं, क्योंकि तनाव और चिंताएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए उनसे पार पाने के लिए ये शॉर्टकट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जिसके और ज़्यादा रिpercussions होते हैं और मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब होती जा रही है। कहने का मतलब है कि जितना व्यक्ति डेवलप हो रहा है और फील्ड्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, उतना पैरेलल रूप से ये सारी चीज़ें भी, तनाव, चिंता, ये सब बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं सामने आ रहे हैं। तो साइकोपैथोलॉजी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें कि इन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो असर कर रही हैं व्यक्ति के ऊपर, और किस तरह से स्टेप्स लिए जाने चाहिए इन चीज़ों को रोकने के, या इन चीज़ों से अपना संतुलन बिठाने के लिए, इन चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट इज़ साइकोपैथोलॉजी ऑल अबाउट, जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि किस तरह से हम किसी बीमारी को
मानसिक इशू को, बीमारी तो नहीं कहेंगे, मानसिक इशू को किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह से हम नॉर्मल बिहेवियर और अबनॉर्मल बिहेवियर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम उनके कॉजेज़ को स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से हम एनवायरनमेंट को या परिवेश को मॉडिफाई कर सकते हैं सो दैट हेल्दी डेवलपमेंट या बेटर मेंटल हेल्थ के लिए। और अगर कोई सिम्टम्स हैं किसी में किसी तरह के मेंटल इशू से रिलेटेड, तो उन सिम्टम्स को स्टडी करना, देन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट जो है वो क्या हो सकता है उन डिसऑर्डर्स के लिए, उसको स्टडी करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइकोपैथोलॉजी में आती हैं। तो जो साइकोपैथोलॉजी वाला जो कोर्स आपका ये है, इसमें काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दो इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी कोर्स, पर फिर भी आप ये सब चीज़ें, इसमें शुरुआत होगी ये सब चीज़ें जानने के लिए आप। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी, तो साइकोपैथोलॉजी is all about exploring problems related to mental health, that is how to understand them, how to classify them and how to fix them. तो साइकोपैथोलॉजी जो है वो प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करता है। कौन सी प्रॉब्लम्स को? जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड होती हैं, उनको समझना, उनको कैटेगराइज करना या क्लासीफाई करना, उनको नाम देना, एंड हाउ टू फिक्स देम, उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है। अब साइकोपैथोलॉजी जो है वो कोई अलग से एक बिल्कुल आइसोलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। जब हमने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की बात की थी, तो आपको याद होगा कि वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि साइकोपैथोलॉजी या एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड साइकोपैथोलॉजी एक ही बात है, एक दूसरे को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी या असामान्य विज्ञान, या दूसरा इसका नाम हो गया है साइकोपैथोलॉजी या मनोविकृति विज्ञान। तो ये आपने देखा होगा कि उसमें जब बात की थी हमने डिफरेंट उसके जो क्षेत्र थे मनोविज्ञान के, उसमें एक ये इम्पॉर्टेंट ब्रांच थी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो वही है साइकोपैथोलॉजी, मतलब इसमें भी जैसे साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है, तो इसमें भी जो है ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को ही स्टडी किया जाता है। पर किसके ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है? उन लोगों के जिनका बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल है ना। सिर्फ एबनॉर्मल बिहेवियर के एबनॉर्मल बिहेवियर को ही इसमें स्टडी किया जाता है ना। व्यवहार का अध्ययन तो है ही, क्योंकि ये साइकोलॉजी की ब्रांच है, लेकिन इसमें किस तरह के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मीन्स एब प्लस नॉर्मल। एब इज फॉर अवे, which is a behavior which is away from normal. तो any behavior which is away from normal is abnormal. अब abnormal क्या है उसकी भी हमको बात करनी पड़ेगी। अगर हम ये बात कर रहे हैं तो मोटे तौर से अगर हम देखें कि जो सामाजिक मानदंड या नॉर्म्स होते हैं, सामाजिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सामाजिक जो आदर्श या आइडियल होते हैं, उनसे जो हटके बिहेवियर होते हैं या उनसे ऑपोजिट होते हैं, उनसे डेविएटेड होते हैं, विचलित होते हैं, ऐसे व्यवहार जो हैं उनको नॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है। और साइकोपैथोलॉजी में उस तरह के व्यवहारों की स्टडी होती है। अगर हम इसकी और डेफिनेशंस की बात करें साइकोपैथोलॉजी की, तो only those behaviors which are not consistent with social norms, expectations or ideals are studied in psychopathology. तो साइकोपैथोलॉजी में ऐसे व्यवहार जो सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानक से, सामाजिक प्रत्याशा से, सामाजिक आदर्शों से मेल नहीं खाते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। देन psychopathology is all about exploring problems related to mental health,
हाउ टू अंडरस्टैंड देम, हाउ टू क्लासीफाई देम एंड हाउ टू फिक्स देम। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साइकोपैथोलॉजी जो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करती है एंड किस तरह से उनको समझा जा सकता है, किस तरह से उनको क्लासीफाई किया जा सकता है या उनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है एंड कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। देन साइकोपैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल कॉग्निशंस, बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस। तो साइकोपैथोलॉजी जो है वो किस चीज़ की स्टडी है? एबनॉर्मल कॉग्निशंस। एबनॉर्मल कॉग्निशंस का मतलब है असामान्य संज्ञान, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति की चीज़ों को किस तरह से देखता है और अगर किसी का व्यवहार एबनॉर्मल है या कोई मेंटल डिसऑर्डर है वो चीज़ों को किस तरह से, किस नज़रिए से देखता है, उसकी स्टडी एबनॉर्मल कॉग्निशंस, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड एबनॉर्मल एक्सपीरियंसेस की जो स्टडी है कि जो एक सामान्य व्यक्ति के जो अनुभव होते हैं, सामान्य व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, सामान्य व्यक्ति के जो संज्ञान होता है, उससे हटकर जो एक एबनॉर्मल तरीका होता है किसी चीज़ को देखने का, उसकी स्टडी है साइकोपैथोलॉजी। देन अनदर डेफिनेशन which is very simple, simplest perhaps, that the science or study of mental disorders is called psychopathology, है ना। So psychopathology जो है वो it is study of mental disorders, science और study of mental disorders, ऐसी स्टडी जहाँ पर साइंटिफिक तरीक़ों से मेंटल डिसऑर्डर्स को स्टडी किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड साइकोपैथोलॉजी। ठीक है। देन application of psychological science to the study of mental disorders is called abnormal psychology या psychopathology। अब साइकोलॉजी ये जैसे हमने कहा इट्स अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं, साइकोपैथोलॉजी इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस। तो साइकोलॉजिकल साइंस जो भी साइकोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फाइंडिंग्स हैं, है ना, उसका उपयोग जब हम मेंटल डिसऑर्डर्स को स्टडी करने के लिए करते हैं या उन चीज़ों को मेंटल डिसऑर्डर को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी की रिसर्च को, साइकोलॉजी की नॉलेज को, व्हेन वी यूज़ टू स्टडी मेंटल डिसऑर्डर्स या मानसिक विकार, जैसे शारीरिक विकार होते हैं, जैसे शरीर की डिजीज़ होते हैं डिफरेंट, उसी तरीके से मानसिक विकार भी होते हैं जो हमारे मन से संबंधित होते हैं, हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट से, कंडीशन से संबंधित होते हैं। उसकी जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान या साइकोपैथोलॉजी, मनोविकृति, मनोविज्ञान। So then again it's another definition by Page, that is abnormal psychology is a subdivision of psychology that is limited to the study of mental processes and behavior of abnormal people। अब इस डेफिनेशन में जो abnormal psychology है या psychopathology है, दोनों का एक ही मतलब है, मैंने बता दिया है आपको। is a subdivision of psychology, it is a branch of psychology या subdivision of psychology जो किस चीज़ को स्टडी करती है, that is limited to the study of mental processes। अब हमने जब साइकोलॉजी की डेफिनेशन की थी फर्स्ट ईयर के दौरान फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी वाले कोर्स में, तो उसमें हमने यही कहा था साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर्स। लेकिन यहाँ पर कौन से मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर विच आर एबनॉर्मल, ओके, विच आर नॉट नॉर्मल, विच आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जो कि आम आदमी में देखने को नहीं मिलती, तो उसकी स्टडी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ डेविएशन और वेरिएंस फ्रॉम अ नॉर्मल पैटर्न ऑफ बिहेवियर। सो एबनॉर्मल साइकोलॉजी या साइकोपैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेविएशन और वेरिएंस फ्रॉम अ नॉर्मल पैटर्न ऑफ बिहेवियर। जो नॉर्मल पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है जो कि ज़्यादातर लोगों को में देखने को मिलता है, ज़्यादातर पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, उससे विचलन या उससे जो डिफरेंस है उस की स्टडी को एबनॉर्मल साइकोलॉजी या साइकोपैथोलॉजी विल कॉल। ओके,
देन ये हम बार बार बात कर रहे हैं एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल वर्ड। देन व्हाट इज़ एबनॉर्मल? वी नीड टू सी कि व्हाट इज़ नॉर्मल, व्हाट इज़ एबनॉर्मल। सो एबनॉर्मल बिहेवियर किसको बोलेंगे? ह्यूमन बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस विच आर स्ट्रेंज, अनयूजुअल और डिफरेंट आर जनरली कंसिडर्ड एबनॉर्मल। ऐसे ह्यूमन बिहेवियर्स, ऐसे मानवीय व्यवहार और अनुभव जो विचित्र हैं, अनयूजुअल हैं, मतलब यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, यूजुअल जो नहीं होते, और डिफरेंट आर जनरली कंसिडर्ड एबनॉर्मल। तो आपको भी, आप देखते होंगे अपने आसपास लोगों को, कई बार तो आपको कुछ अगर लगेगा कि अरे इसका तो बड़ा अजीब सा व्यवहार है, वो क्यों लगता है? क्योंकि वो सामान्यतः देखने में नहीं आता। तो ऐसे व्यवहार जो सामान्यतः देखने में नहीं आते, जो विचित्र लगते हैं, जिनके ऊपर एकदम से ध्यान आकर्षित होता है, जो आपको यूनिक लगते हैं, डिफरेंट लगते हैं, तो एबनॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी में वो सारे आ जाते हैं। देन एबनॉर्मल बिहेवियर इज अ maladaptive behavior detrimental to the individual or group. This definition is by Carson, C-A-R-S-O-N, Carson. Abnormal behavior is a maladaptive behavior detrimental to the individual or group. So एबनॉर्मल बिहेवियर या असामान्य व्यवहार जो है वो एक कुसमायोजित व्यवहार है जो कि व्यक्ति और समूह के लिए नुकसानपूर्ण या क्षतिपूर्ण होता है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन एबनॉर्मल बिहेवियर। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि जहाँ नॉर्मल एबनॉर्मल की बात होती है, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कुछ चीज़ें जो हमें लगता है कि हमारे लिए एबनॉर्मल हैं, वो किसी के लिए नॉर्मल हो सकती हैं। खासकर इसमें समाज और संस्कृति का बहुत बड़ा रोल जो है वो आ जाता है। कुछ चीज़ें हमारे समाज में नॉर्मल मानी जाती हैं, किसी और समाज में उनको एबनॉर्मल माना जा सकता है। हमारी संस्कृति में नॉर्मल है, दूसरी संस्कृति में वो एबनॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो नॉर्मल एबनॉर्मल को डिफ्रेंशिएट करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई चीज़ें आप देखते, कुछ वेशभूषा, खान पान, तौर तरीका, हाँ, वो वेस्टर्न कल्चर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ वो नॉर्मल है। अगर हम वो चीज़ें अपने यहाँ अपने कल्चर में अगर वो हम देखें वो चीज़ें, तो हमें वो एबनॉर्मल लगती हैं। उसी तरह से जो चीज़ें हमारे इंडियंस के लिए नॉर्मल हैं वो वेस्टर्न कल्चर के लिए एबनॉर्मल हो सकती है। हम गाय को माता मानते हैं, पूजा करते हैं, और भी पशु पक्षी हैं या पेड़ पौधे हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। हमारी स्पेशली हिंदू माइथोलॉजी में इन सब चीज़ों को पूजनीय माना गया है, लेकिन इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता है वेस्ट में, क्योंकि उनके लिए दिस इज़ एबनॉर्मल, है ना। उसी तरीके से उनकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एबनॉर्मल लगती हैं, क्योंकि जो कि उनके कल्चर में मान्य है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बड़ी सब्जेक्टिव होती हैं, कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी भी कर सकती हैं। तो डिफ़िकल्ट हो जाता है नॉर्मल एबनॉर्मल को एक दूसरे से अलग करना। और जिस तरह से जो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं उनको नॉर्मल एबनॉर्मल करना आसान है। जैसे टेम्परेचर जो है वो हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर हो जाता है तो हम कहते हैं एबनॉर्मल है, हमें बुखार है ना। उसी तरह से ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो है वो एबनॉर्मल है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा हो गया है। उसी तरह से ब्लड शुगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं एबनॉर्मल है, रेंज से बाहर हो गई। तो उन तरह की चीज़ों को, बॉडी के पैरामीटर्स को, मेडिकल पैरामीटर्स को, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को नॉर्मल एबनॉर्मल में कैटेगराइज करना आसान है, लेकिन मेंटल जो पैरामीटर्स हैं या बिहेवियरल जो पैरामीटर्स हैं उनको नॉर्मल एबनॉर्मल में कैटेगराइज करना मुश्किल होता है, जिसके लिए फिर डिफरेंट तरीके जो हैं वो ढूंढे गए हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया या डिफरेंट कसौटियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं देखने के लिए कि क्या ये बिहेवियर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो अगला टॉपिक है हमारा, उसमें हम इन डिफरेंट
क्राइटेरिया या कसौटियों के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं डालूँगी आपको डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। ओके, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जितना हमने अभी बात की है उसको आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, और साथ ही अपनी अटेंडेंस भी आप कमेंट में डालेंगे। अपना रोल नंबर जो है, जो जिन्होंने भी लेक्चर अटेंड किया उसको कमेंट में डालेंगे। तो बाकी जो टॉपिक है आगे का उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, और हो सकता है कि वो मैं आज शाम तक ही डाल दूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा अभी मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा वीडियोस इनिशियली डाले जाएं, क्योंकि थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा। तो आप इसमें देखते रहें, जब भी आप को नोटिफिकेशन आए तो आप वीडियो देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्लास के टाइम पर ही, ऐसे भी अगर कोई वीडियो आ जाता है पहले तो आप उसको देखें और उसमें अपनी अटेंडेंस नीचे डालें। अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो क्वेश्चंस हैं वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।